स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसे लेकर अक्सर कुछ कंफ्यूजन भी रहता है। हम बात कर रहे हैं मिर्गी या जिसे दौरे सीजर्स कहते हैं उसके बारे में। हमारे पास इससे जुड़ा एक स्रोत दस्तावेज और एक छवि है और आज हम इसी के आधार पर गहराई से समझेंगे कि ये दौरे आखिर होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और उनकी मुख्य पहचान क्या है। क्योंकि दौरे कई प्रकार के होते हैं, है ना, और शायद आम धारणा से कहीं ज्यादा विविधता है इनमें। चलिए इसी को थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्रोत साफ बताता है कि दौरे असल में हमारे मस्तिष्क में जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनकी एक तरह की असामान्य सिंक्रोनाइज्ड और बहुत तेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का नतीजा है। और जैसा आपने कहा, ये कई अलग अलग शक्लों में सामने आ सकते हैं। स्रोत इन्हें मुख्य रूप से दो बड़ी कैटेगरीज में बांटता है और जो चित्र है उसमें भी यही दिखता है, पार्शियल या फोकल दौरे और दूसरे जनरलाइज्ड दौरे। ठीक है, तो पार्शियल या फोकल दौरे मतलब ये ब्रेन के किसी एक हिस्से से शुरू होते हैं। स्रोत कहता है अक्सर मीडियल टेम्पोरल लोब से। और इसमें भी दो प्रकार बताए हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये चेतना के आधार पर बनते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है समझने के लिए। सिंपल पार्शियल दौरे में स्रोत के मुताबिक चेतना पूरी तरह बनी रहती है। मतलब व्यक्ति को पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, भले ही उसे कुछ अजीब हरकतें महसूस हों या कुछ अलग दिखे या सुनाई दे या फिर कोई शारीरिक एहसास हो, वो बाद में बता भी सकता है कि उसे क्या हुआ। अच्छा। लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्शियल में ऐसा नहीं है। इसमें चेतना बाधित हो जाती है। व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज्ड सा हो सकता है, आसपास की चीजों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता और बाद में उसे शायद वो घटना याद भी ना रहे। स्रोत ये भी बताता है कि इस दौरान अक्सर ऑटोमेटिज्म्स दिखते हैं। ऑटोमेटिज्म मतलब कुछ ऐसी हरकतें जो अनैच्छिक होती हैं, जिनका कोई खास मकसद नहीं होता, जैसे होंठ चबाना या अपने कपड़ों को सहलाना या बिना वजह कमरे में इधर-उधर चलना। तो चेतना का स्तर और ये ऑटोमेटिज्म, ये दोनों ही दौरे के प्रकार को पहचानने और ये अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा शायद इसमें शामिल है। ये निदान के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे छोटे छोटे लक्षण भी ब्रेन की गतिविधि की तरफ इशारा कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी बड़ी कैटेगरी पर आते हैं, जनरलाइज्ड दौरे। स्रोत इन्हें डिफ्यूज कह रहा है, मतलब ये ब्रेन के ज्यादा बड़े हिस्से को एक साथ प्रभावित करते हैं। इसमें तो कई नाम दिए हैं स्रोत ने, एब्सेंस, मायोक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक। इनमें क्या फर्क है? स्रोत क्या खास बताता है इनके बारे में? हाँ, जनरलाइज्ड दौरे भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्सेंस दौरे की। इसे पहले पेटिट माल भी कहते थे। स्रोत और चित्र दोनों ही दिखाते हैं कि इसमें व्यक्ति बस कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए लगभग 10 सेकंड, एकदम टकटकी लगाकर देखने लग जाता है, जैसे कहीं खो गया हो। बात करते करते अचानक रुक जाएगा। हाँ, और फिर वापस वहीं से शुरू कर देगा या सामान्य हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, एकदम छोटा सा ब्रेक जैसा। हाँ, और स्रोत की खास बात यह है कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन या भ्रम नहीं होता, व्यक्ति तुरंत सामान्य हो जाता है। स्रोत ये भी बताता है कि कभी-कभी तेजी से सांस लेने यानी हाइपरवेंटिलेशन से ये शुरू हो सकते हैं और इनकी पहचान के लिए ईईजी में एक खास पैटर्न मिलता है, 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज। ओके, तो ये हुआ एब्सेंस। अगला प्रकार है मायोक्लोनिक। इसमें क्या होता है? मायोक्लोनिक दौरे में ना अचानक से बिजली के झटके जैसे तेज छोटे छोटे झटके आते हैं, क्विक रेपिटेटिव जर्क्स जिन्हें कहते हैं। ये हाथ पैर में एक तरफ या दोनों तरफ हो सकते हैं। चित्र में भी दिखाया है कि ये बहुत तेज होते हैं और आमतौर पर स्रोत कहता है इसमें चेतना बनी रहती है, व्यक्ति होश में ही होता है। और वो जिसे शायद आम भाषा में लोग बड़ा दौरा समझ लेते हैं। टॉनिक क्लोनिक के बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, आप टॉनिक क्लोनिक दौरे की बात कर रहे हैं, जिसे पहले ग्रैंड मॉल भी कहते थे। ये काफी नाटकीय हो सकता है। स्रोत इसे 2 फेज में बांटता है, जैसा चित्र में भी है। पहला है टॉनिक फेज। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर की मांसपेशियां एकदम अकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। व्यक्ति गिर सकता है, कभी-कभी एक चीख जैसी आवाज भी निकल सकती है। और दूसरा फेज? इसके ठीक बाद आता है क्लोनिक फेज। इसमें शरीर में लयबद्ध तरीके से झटके लगते हैं, मूवमेंट होता है। स्रोत ये भी बताता है कि इस दौरे के बाद अक्सर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, थकावा महसूस करता है और उसे दौरे के बारे में कुछ याद नहीं रहता। कभी-कभी पेशाब निकल जाना या जीभ काट जाना भी इसमें हो सकता है।
तो इसमें अकड़न और झटके दोनों होते हैं। क्या ऐसे भी दौरे हैं जिनमें सिर्फ अकड़न हो या सिर्फ शरीर ढीला पड़ जाए? बिल्कुल। स्रोत अलग से टॉनिक दौरे के बारे में बताता है, जिसमें सिर्फ अकड़न होती है, यानी पहला वाला फेज, लेकिन झटके नहीं आते। और एक और बहुत जरूरी प्रकार है एटॉनिक दौरा। ये टॉनिक का एकदम उल्टा है। इसमें मांसपेशियों की टोन अचानक खत्म हो जाती है, शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है और व्यक्ति अचानक से गिर जाता है। इसीलिए इन्हें ड्रॉप सीजर भी कहते हैं। जैसा चित्र में है, इनको कई बार लोग गलती से बेहोशी समझ लेते हैं, पर ये दौरे का ही एक प्रकार है। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि अचानक गिरने का कारण एटॉनिक दौरा भी हो सकता है। स्रोत में दो और शब्द बार बार आ रहे हैं, एपिलेप्सी और स्टेटस एपिलेप्टिकस। इनका इन अलग-अलग दौरों से क्या कनेक्शन है? क्या हर दौरा पड़ना एपिलेप्सी है? नहीं नहीं, हर दौरा एपिलेप्सी नहीं होता। स्रोत ये साफ करता है, एपिलेप्सी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी उकसावे वाले कारण के, मतलब अनप्रोवोक्ड सीजर्स। जैसे अगर किसी को तेज बुखार की वजह से एक बार दौरा पड़ा, जिसे फेब्राइल सीजर कहते हैं, तो वो एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी तब होती है जब दौरे खुद ब खुद बिना किसी वजह के बार बार आने लगे। ओके, और स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये सुनने में गंभीर लग रहा है। हाँ, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। स्रोत बताता है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस वो स्थिति है जब कोई एक दौरा 5 मिनट से ज्यादा देर तक चलता रहे, या फिर किसी को एक के बाद एक दौरे पड़े और बीच में वो पूरी तरह होश में ना आ पाए। स्रोत जोर देता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लगातार दौरे पड़ने से ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसका तुरंत इलाज बहुत जरूरी है। स्टेटस एपिलेप्टिकस की गंभीरता समझना वाकई बहुत जरूरी है। एक और बात जो स्रोत में है, वो उम्र के हिसाब से दौरे के कारणों का बदलना। ये कैसे महत्वपूर्ण है? ये जानकारी जांच और इलाज दोनों के लिए काफी अहम है। स्रोत बताता है कि अलग-अलग उम्र में दौरे के आम कारण अलग हो सकते हैं। जैसे बच्चों में स्रोत कहता है जेनेटिक कारण, कोई जन्मजात दिक्कत, मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं, इन्फेक्शन जैसे तेज बुखार वाला दौरा, या सिल की चोट मुख्य कारण हो सकते हैं। और बड़ों में? वयस्कों में 18 से 65 साल कारण थोड़े बदलते हैं। यहाँ ब्रेन ट्यूमर, सिर की चोट, स्ट्रोक या इन्फेक्शन ज्यादा आम कारण हो सकते हैं। और फिर बुजुर्गों में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में स्रोत के अनुसार स्ट्रोक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, चोट, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये दिखाता है कि जब दौरे का कारण ढूंढा जाता है तो व्यक्ति की उम्र एक बहुत बड़ा सुराग देती है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार देखें तो स्रोत और चित्र हमें यही दिखा रहे हैं कि दौरा अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर कई अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। वो कैसे शुरू होते हैं, एक जगह से या पूरे ब्रेन में एक साथ, उनके लक्षण क्या हैं, सिर्फ घूरने से लेकर पूरी अकड़न और झटके तक, और चेतना पर क्या असर पड़ता है, ये सब बहुत अलग हो सकता है। और इन अंतरों को समझना ही स्रोत का मुख्य उद्देश्य लगता है। हाँ, बिल्कुल से। और जैसा हमने बात की, इन अंतरों को समझना सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है। स्रोत से ये साफ है कि दौरे का सही टाइप पता करना सीधे सीधे इलाज को प्रभावित करता है। जैसे एब्सेंस दौरे की दवा शायद टॉनिक क्लोनिक दौरे में काम न करे या उल्टा असर कर दे। इसलिए लक्षणों को ध्यान से देखना और सही वर्गीकरण करना, जैसा स्रोत में बताया गया है, बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी देखकर एक सवाल मन में आता है। स्रोत इतने सारे प्रकार बता रहा है, लेकिन समाज में शायद दौरे को लेकर एक ही तरह की छवि ज्यादा बनी हुई है ना, जैसे वो टॉनिक क्लोनिक वाला। तो क्या ये आम धारणा इस असल विविधता को कहीं ना कहीं छुपा देती है? और ये जानना कि उम्र के साथ कारण बदलते हैं, क्या ये हमें रोकथाम या जल्दी जांच के तरीकों के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है? सोचने वाली बात है।